जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग आकांक्षा 40 के बारे में। तो आपको पता होगा कि दो आकांक्षा की फॉर्म निकलती है। एक फॉर्म आपका आकांक्षा जूनियर का होता है और एक आपका जो फॉर्म निकलता है वो आकांक्षा सीनियर का निकलता है। तो आकांक्षा जूनियर के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने पहले ले लिया था। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे, यानी कि आकांक्षा सीनियर जो है या आकांक्षा 40 जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले बस दो चीजें जान लोगे कि जो आकांक्षा जूनियर का जो फॉर्म है उनका कौन से बच्चे जो है वो फॉर्म भरते हैं। तो आपको पता होगा कि जो बच्चे क्लास 6 से 7 में, 7 से 8 में और 8 से 9 में जो बच्चे गए हैं वही बच्चे क्या होते हैं कि आकांक्षा जूनियर के लिए वो एलिजिबिलिटी होते हैं। मैं कौन सा क्लास का बात किया कि जो बच्चे क्लास 6 से 7 में और 7 से 8 में और 8 से 9 में, यानी कि लास्ट जो है 7 to 9 के जो बच्चे हैं वही लोग क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आकांक्षा सीनियर का, तो जिन बच्चों ने क्लास 10th का एग्जाम दिया है, अब 10th का एग्जाम देने का मतलब क्या है कि अगर मान लिया जाए कि अगर आपने 2023 में किसका अपना बोर्ड का एग्जाम दिया है, अपने मैट्रिक का एग्जाम दिया है, तो ही क्या कर सकते हो, आप आकांक्षा का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप रिसेंट केस में देखोगे तो अभी तक आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ है। तो सरकार ने क्या बोला, जैक बोर्ड ने बोला कि आप क्या कर सकते हो कि जिन भी बच्चों का 2023 में बोर्ड एग्जाम देना है और जिन भी बच्चों का रोल नंबर आ गया है और साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, वे सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, आकांक्षा सीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना आवेदन भर सकते हैं। यानी कि जो बच्चे 2023 में बोर्ड एग्जाम देंगे वही बच्चे क्या कर सकते हैं कि आकांक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी बात है कि आकांक्षा का फॉर्म जब इतनी डिफरेंस है कि एक तो क्या छोटे छोटे बच्चे भर रहे हैं, एक बड़े बच्चे भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें काफी अंतर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पढ़ाई जो होती है वो पूरी की पूरी सेम होती है। साथ में एक बात मैं बता दूं कि जब जूनियर आकांक्षा का फॉर्म भराया जा रहा था तो उस समय किसी तरह का स्ट्रीम चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया था। लेकिन जब आप सीनियर आकांक्षा भरोगे तो आपको स्ट्रीम चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यही बेसिक डिफरेंट है, बाकी पढ़ाई जो होगी आपकी सेम होगी। लेकिन इसके बारे में, डिफरेंट के बारे में अभी मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं पहले बताता हूं कि मैं चीजों को सही बताने का मन करता है, मुझे बढ़ा चढ़ा के बताने का मन नहीं करता। मैं चाहता तो बहुत कुछ बता सकता हूं इसके बारे में बढ़ा चढ़ा के, लेकिन जो सही नहीं है उसको बताने का मुझे एकदम मन नहीं है। लेकिन अभी अंतर क्या है कि एक तो जूनियर पार्ट का, एक सीनियर पार्ट का। यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जैसे अगर आप मान लिया जाए कि कोई बच्चा पॉलिटेक्निक करता है और कोई बच्चा क्या करता है, आईटीआई करता है, तो पॉलिटेक्निक करने वाले बच्चे क्या होते हैं, थोड़े इनका जो इनकम ऑफ सोर्स होता है थोड़ा ज्यादा होता है, और आईटीआई वाले का क्या होता है, थोड़ा सैलरी कम होता है, और ये जो होते हैं वो लेबर कास्ट का होता है, और ये क्या होता है, थोड़ा आपका ऊपर वाला कास्ट का होता है। तो हो सकता है कि उसी तरह क्या हो, जूनियर का और सीनियर का हो। बाकी डिफरेंस हो कुछ नहीं है, दोनों ही जो है वो जैक बोर्ड ही क्या कराती है, कंडक्ट कराती है। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर आकांक्षा 40 जो है उसको क्यों बनाया गया। तो देखो, पूरे झारखंड राज्य में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी 10th की पढ़ाई करने के बाद वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनको क्या करना है, उनको अभियंता बनने का मन है, यानी कि इंजीनियर बनने का मन है। उनको क्या करना है, उनको मेडिकल लाइन में जाना है, उनको डॉक्टर बनने का मन है। बहुत सारे बच्चों को क्या करना है, वकालत करना है, कानून की पढ़ाई करना है ना। तो ये सारे बच्चों का क्या होता है, फ्यूचर होता है, जो बच्चे क्लास 10 दे देते हैं। तो सरकार का कहना है कि झारखंड में पढ़ रहे या झारखंड में 10th दिए हुए ऐसे बच्चे जिनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, जिनको मेडिकल का पढ़ाई करना है और जिनको क्या करना है, वकालत यानी कि कैल्ट की पढ़ाई करना है, ऐसे बच्चे जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इन सारे पढ़ाई से दूर है, तो मैं क्या करूंगा, इन सारे बच्चों को लेके आऊंगा और इनको मैं क्या करूंगा, फ्री में कोचिंग दूंगा। और ये जब कोचिंग में पढ़ लेंगे तो फिर क्या करेंगे कि जो भी आपका आईआईटी हो गया या एनआईटी हो गया या जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, किसके लिए, इन सभी के लिए,
तो वो देंगे वहां से पढ़ने के बाद, और उसके बाद वो अपने करियर को क्या कर सकते हैं, जाके चूज कर सकते हैं। यानी कि आप अगर आकांक्षा पास होते हो तो कभी भी नहीं आप इंजीनियर बनोगे, और नहीं आपको सीधा डॉक्टर बना दिया जाएगा, या नहीं आपको सीधा क्या बना दिया जाएगा, आपको वकील बना दिया जाएगा। पहले आप लोगे, वहां पे आपको क्या कराया जाएगा, मुफ्त में कोचिंग कराया जाएगा। भाई अगर आप इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं, यानी कि आईआईटी बीआईटी का तैयारी करते हैं, एनआईटी का तैयारी करते हैं, तो जाहिर सी बात उसके लिए आपको कोचिंग करना पड़ता, आपको ट्यूशन लेना पड़ता, और चूंकि ट्यूशन का फीस बहुत ज्यादा होता है, आप एफोर्ड नहीं कर पाओगे। इसीलिए झारखंड सरकार क्या कराती है कि आप परीक्षा दो, आकांक्षा 40 को पास करो, और उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूट का खर्चा होगा, जो कोचिंग का खर्चा होगा, जो वहां पे रहने का खर्चा होगा, जो खाने का खर्चा होगा, वो सरकार क्या करेगी, झारखंड सरकार अपने ही फंड से देगी और आपकी कोचिंग करवाएगी। यानी कि यहां जाने के बाद आप इन सारी चीजों की तैयारी कर सकते हो। तो जूनियर में ये पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले आप जिस क्लास से वहां पे पास आउट करके जाओगे, आपको सबसे पहले 10th क्लास तक भेजा जाएगा, और फिर देन इसके बाद क्या करा जाएगा, तैयारी करवा जाएगा। यानी कि आपको छोटे ही से क्या करवा जाएगा, आकांक्षा का तैयारी करवा जाएगा। जैसे अगर कोई बच्चा क्लास 8 में है और वो आकांक्षा का एग्जाम भरा है, जूनियर का मैं बात कर रहा हूं, तो 9th में और 10th में क्या करेगा, उसको ट्यूशन भी पढ़ाएगा, और साथ साथ में क्या करेगा, इसका भी क्या कराएगा, तैयारी करवाया जाएगा। अगर कोई बच्चा 9th में आकांक्षा का फॉर्म भरा था, वो 10th पास, तो क्या 10th जब पास कर जाएगा तो उस समय उसको उठा के लेके जाएगा और उनको तैयारी करवाएगा। यानी कि जो तैयारी सीनियर वाले को कराया जाएगा कोचिंग के द्वारा, वही तैयारी जो है वो आकांक्षा के सीनियर बच्चों को भी करवाया जाएगा। तो यानी कि फैकल्टी में कुछ ही तरह का कोई अंतर जो है नहीं देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर कुछ ऐसा अंतर मुझे पता चला तो मैं ऑलरेडी मैं क्या करूंगा, इसके लिए वीडियो में बना दूंगा। तो अभी रही बात की, सबसे पहले बात करेंगे कि आकांक्षा 40 में इन सारे स्ट्रीम में क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे कि आपका आकांक्षा का जो मैं बोलूंगा अप्लाइंग जो डेट है, यानी कि ऑनलाइन करने का जो स्टार्टिंग डेट है, वो आपको पता होगा 18 फरवरी रखा गया है 2023। और अगर मैं बात करूं लास्ट डेट का, तो लास्ट डेट क्या है आपका, 28 फरवरी तक क्या है, लास्ट डेट है। यानी कि ओवरऑल देखोगे तो आपको 10 दिन का समय दिया गया है, और 10 दिन में क्या करना है, आपको अपना फॉर्म भर लेना है। तो ये तो बात करें हम लोग डेट्स के बारे में। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। तो अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स का, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि अगर आप क्लास 10th, गौर कीजिएगा, 10th क्लास का जो आपका एडमिट कार्ड है, तो वो आपको चाहिए। एडमिट कार्ड में 2 चीजों की प्रेफरेंस करी जाती है, एक तो आपका क्या हो गया, आपका रोल नंबर, और दूसरा क्या हो गया, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इसमें आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है। और बेसिकली झारखंड बोर्ड देखना ये चाहती है कि आपने जो बोर्ड करा है, या जो बोर्ड आप दोगे, वो आप कहां से दोगे, झारखंड बोर्ड से दोगे कि आप अदर बोर्ड से। अगर आप अदर बोर्ड से हो तो आप एलिजिबल नहीं करते हो। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड, आपको क्या चाहिए, आपको पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको पासपोर्ट साइज का आपको क्या लगेगा, फोटो लगेगा। आपको सिग्नेचर लगेगा, यानी कि आपको पता होगा आपको सिग्नेचर लगेगा जो भी आईडी प्रूफ में आपको लगता है। और सबसे जो अच्छी चीजें होती, जो आपको ज्यादा चाहिए, एक तो आपको क्या चाहिए, आपको देखिए, एक तो आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, और साथ में जो आपका आय है वो आपका आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। ये 3 चीजें जो होती है वो बहुत कंपलसरी है, जो आपको बनानी है, क्योंकि ये बाद में भी आपके काम आएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मैंने अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया, मैंने इनकम प्रमाण पत्र नहीं बनाया। अरे बच्चों, स्कूल में बनाया जा रहा है, अगर नहीं भी बनाया है तो आपका उसका रिसीविंग होगा, आपने अप्लाई कर दो पहले, अप्लाई मिलने के बाद आपको रिसीविंग मिलेगा, उस रिसीविंग से भी क्या कर सकते हो, आप काम कर सकते हो। तो आपने क्या क्या, सबसे पहले अप्लाई करा, अप्लाई करने के लिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होता है। आपने डॉक्यूमेंट्स डाला, और डालने के बाद क्या करना है कि जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा, क्योंकि आप फॉर्म भरने के बाद आपको तो प्रिंट आउट दिया जाएगा, तो प्रिंट आउट को क्या करना है, आपको निकालना है, और आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी कि डीईओ साहब के पास जाके क्या करना है, आपको जमा कर देना है। गौर कीजिएगा, किसके पास, डीईओ के पास क्या करना है, वहां पे जाके आपको फॉर्म जो है वो जमा कर देना है, क्योंकि वही क्या करेंगे, आपका वेरिफिकेशन करवाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि सर फॉर्म तो डीओ के पास जाते हैं जमा करने के लिए, अब डीओ के को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई फॉर्म निकला है। तो आप क्या करना कि जो भी आपका नोटिस निकला था जैक बोर्ड की ओर से, उसका भी प्रिंट आउट करवा लेना, और उस नोटिस को जाके दिखा देना कि लीजिए क्या हुआ है कि जो है आपको जमा करना है, वहां पे बोल दिया गया कि डीओ के पास आपको जमा करना है। साथ में क्या कर सकते हो कि आप अपने स्कूल में एक लेटर जरूर लिखना, कि लेटर में लिखना, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय,
आप जब जिस भी स्कूल में पढ़ते हो विषय में लिख देना कि आकांक्षा फॉर्म भरने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन है कि आप अपना नाम, अपना रोल नंबर, आप कौन से क्लास में हो, आपने कौन सा बोर्ड दिया, आपका एडमिट कार्ड में क्या नाम है, आपका रोल नंबर क्या, आप वो लिख दोगे। साथ में बोलोगे कि मुझे आकांक्षा का फॉर्म मैंने भरा है तो और साथ ही मैं आपके स्कूल में अध्ययनरत हूं, तो मुझे क्या करना है कि आप क्या करें कि मुझे सत्यापित करें, प्रमाणित करें कि मैं आपके विद्यालय में पढ़ रहा हूं। और उसके बाद क्या करेगा कि आपके स्कूल टीचर उसको फॉरवर्डिंग कर देंगे और फिर देन जाके क्या करोगे, आप डीओ के पास जमा कर दोगे। क्योंकि ऐसा बहुत सा केस देखा गया जब डीओ साहब ने आपका फॉर्म लेने से मना किया, उन्होंने बोला कि आप स्कूल से जाके पहले करवा के आओ, तो पहले आप जमा करके देखना, नहीं देखा गया तो फिर देन आप क्या कर सकते हो कि स्कूल में जाके जमा कर सकते हो। तो ये तो बात रहा डेट का, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैंने आपको बताया, और डीओ के पास क्या करना है, आपको फॉर्म जाके जमा करना है। लेकिन मुझे पता है इतनी ही सारी जानकारी से आप संतुष्ट नहीं होगे। आप बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि सर पढ़ना क्या है, आखिर हमको पढ़ना क्या है, तो हम लोग थोड़ा उस पे बात करते हैं। तो देखो अभी तक ऐसे मैनुअली अगर देखा जाए तो आकांक्षा के लिए कोई बुक नहीं निकला है मार्केट में। आप क्या करना कि आप अगर 10th पास हो तो यार जाहिर सी बात है 10th पास हो तो आपके पास तो नॉलेज होगा, तो आपको क्या करना है कि आपके क्लास 10th का, 9th का और 8th का, मैं ये 3 क्लास हमेशा प्रेफरेंस करता हूं कि पढ़ने के लिए। तो 8, 9, 10th का क्या करना, आप साइंस को पढ़ना, जो भी आपका विज्ञान है, क्या है आपका जो विज्ञान है वो विज्ञान को आप पढ़ना, ठीक है। साथ में आप क्या करना कि आपका जो गणित है वो गणित को आप पढ़ना, और साथ में क्या करना कि जो आपका देखो विज्ञान में आपको दोनों चीज आ जाएगा। विज्ञान में आपका क्या आ जाएगा, जो भौतिक विज्ञान है वो भी आपको पढ़ना है, और आपको क्या करना है कि जो आपका जीव विज्ञान है वो भी आपको पढ़ना है। साथ में आप क्या करना कि जो आपकी अंग्रेजी की जो पुस्तक है उसमें जो ग्रामर सेशन है आप उसको पढ़ना। इतना आपको मेजर क्या करना है, पढ़ना है आपके क्लास के टेक्स्ट बुक से। चूंकि ये जो आकांक्षा का 40 के एग्जाम में आप 10th बेस पे दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कुछ हद तक जो क्वेश्चन होगा वो 11th क्लास का भी रहेगा, यानी कि एक आध क्वेश्चन जो है आपको 11 से भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारे बुक जो है आप पढ़ सकते हो, और साथ में क्या कर सकते हो कि आपके जो आकांक्षा का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी कि जो पिछले साल का जो मॉडल पेपर निकला था, आप उसका भी सॉल्यूशन करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं फिर से बता दूं कि मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है, आप बुक से नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि बुक है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो कि अपने विज्ञान को, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और अंग्रेजी को आपको क्या करना है, पढ़ना है। और साथ में क्या करना है, आपको सामान्य ज्ञान होता है ना, आपका सामान्य ज्ञान, यानी कि झारखंड का सबसे बड़ा, भारत का सबसे चौड़ा, भारत की पहली प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको पढ़नी है। लेकिन अब बात रहा कि सर किसको क्या पढ़ना है, कि बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे क्या पढ़ना होगा, अगर मुझे मेडिकल में जाना है तो मुझे क्या पढ़ना होगा, मुझे वकालत में जाना है तो मुझे क्या पढ़ना होगा। तो हम लोग बारी बारी से करते हैं। अगर सबसे पहले अगर मान लिया जाए किसी को अगर इंजीनियरिंग बनने का शौक है, सर मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे इंजीनियर बना दो, तो इन सारे बच्चों को क्या पढ़ना होगा, हम लोग इस पे थोड़ा बात करेंगे। तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, देखो आपको पढ़ना है, आपको आपका मैथ पढ़ना है। जो भी आपका मैथ है आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा। आपको फिजिक्स पढ़ना होगा, क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, और एक क्या पढ़ना पड़ेगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे रीजनिंग। क्या बोलेंगे, आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आप मेडिकल का तैयारी करोगे तो आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या करना पड़ेगा, एमएटी, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट पढ़ना है। क्योंकि देखो अगर आप इंजीनियर बनोगे तो आपको नापी जोखा तो आना चाहिए ना, कि कितना ऊंचा बिल्डिंग बनाएंगे, है ना, कि अगर मुझे गाड़ी बनाना है तो उसका बेरिंग का माप क्या होगा, तो आपको माप सारी चीजों को पढ़ना है। लेकिन अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है और आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है, तो आपको सबसे पहले, आपको अगर मेडिकल जाना है यानी कि डॉक्टर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बायो पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई वहां पे ये थोड़े ना पूछा जाएगा कि आपने जो पेट का होल किया वो कितना लंबा था, ये ना आपको ऑर्गन्स के बारे में जानकारी चाहिए कि कौन सा ऑर्गन्स कहां होता है, इसलिए आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रीजनिंग आपको पढ़ना होगा। ये चीजें आपको पढ़ना होगा, क्या, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेंटल एबिलिटी टेस्ट। यानी कि आप देखोगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो आपका कंपलसरी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब वही बात रहा, बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर मुझे वकालत का तैयारी करना है तो मुझे क्या पढ़ना है। तो जिन सारे बच्चों को कैल्ट का यानी कि वकालत का तैयारी करना है, उन सारे बच्चों को सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा,
कि आपको क्या पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना होगा, आपको जीके पढ़ना होगा, आपको जीएस पढ़ना होगा और साथ में मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना होगा। आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको जीके पढ़ना है, आपको जीएस पढ़ना है, आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट पढ़ना है यानी कि रीजनिंग पढ़ना है। तो जीके और जीएस में काफी अंतर होता है। जीएस में केवल आपको विज्ञान के रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा और जीके में क्या मिलेगा कि आपको विज्ञान को छोड़ के बाकी भी जो है विविधता वाला, कि सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश है ना, झारखंड में कोयला कहां पाया जाता है, ये सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और इंग्लिश में आपको ग्रामर जो है बेस रखना पड़ेगा और कुछ हिसाब से आपको आपके बुक्स भी प्रिपेयर करना है। तो ये तो आपके सब्जेक्ट की बात रहा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब थोड़ा बात करते हैं कि कितने आखिर आपका जो एग्जाम टाइप होगा, चाहे आकांक्षा कोटि का जो आपका एग्जाम टाइप होगा वो क्या होगा। तो एग्जाम पूरा का पूरा आपका क्या होगा, आपका OMR सीट पर होगा। किस पे होगा, OMR सीट पर होगा। और ये ऑफलाइन एग्जाम लिया जाता है। किससे लिया जाता है, ऑफलाइन आपका पूरा का पूरा एग्जाम जो है कंडक्ट करवाएगा। एग्जाम का सेंटर जो होगा वो मेजरली क्या होगा, रांची दिया जाता है। कहां पे, रांची देता है। अगर ज्यादा संभावना हुआ तो हो सकता है कि आपका जो होम टाउन है, आपका जो सिटी है, वहां पे भी आपको दे देगा, है ना, पॉसिबिलिटी है। लेकिन रांची में हुआ था 2021 वाला, इसीलिए मुझे पता है कि रांची भी आपका सेंटर दे सकता है। आप बात करेंगे, इतनी सारी चीजें पढ़नी है। एक बात जानिएगा, OMR सीट पे होगा यानी कि आपको क्या मिलेगा, आपको जो क्वेश्चंस जो रहेगा, आपका जो क्वेश्चंस टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको पता होगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। और चारों में से जो सही होगा उसको क्या करना पड़ेगा, OMR सीट पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, घेरा आपको लगाना पड़ेगा। इस तरह करके आपका क्या होगा, एग्जाम का मॉडिफिकेशन किया जाएगा। तो टोटल अगर देखा जाए बच्चों का ये भी सवाल होगा कि सर ये बता दें कि कितना नंबर का एग्जाम होगा, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर का पूछा जाएगा। हम लोग इस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि आपकी जिज्ञासा है, मुझे पता है आपकी जिज्ञासा होती है, तो मैं थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं। तो गौर कीजिएगा, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या कर किया जाएगा कि आपका हर एक क्वेश्चन क्या रहेगा, ईच क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो आपका हर एक क्वेश्चन क्या रहेगा, 1 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। यानी कि एक क्वेश्चन को सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो टोटल अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चन का, मैं किसका बात करूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अगर मैं बात करूं, और टोटल अगर मैं मार्क्स का बात करूं, MARKS मार्क्स का मैं बात करूं, तो टोटल मैथ में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 40 क्वेश्चन चूंकि 1 नंबर का होगा तो 40 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अगर आप फिजिक्स का बात करोगे तो फिजिक्स में भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 40 नंबर 1 नंबर का होगा। तो टोटल मिलाकर 40 प्रश्न जो है 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री भी आपका सेम, और इधर मैं बात करूं MAT में तो 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हर एक क्वेश्चन चूंकि 1 नंबर का है तो 40 40 40 प्रश्नों की संख्या कितना होगा, 160। और कितने नंबर का एग्जाम होगा, 160, यानी कि 160 नंबर आपको लाना। टोटल 160 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और जाहिर सी बात है कि आपका जो रिजल्ट निकलता है वो आपका CML रैंक के हिसाब से निकलेगा, CML रैंक के हिसाब से। यानी कि जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया, उन बच्चों ने एग्जाम दिया और देने के बाद क्या है कि आपकी जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी में है उसके हिसाब से आपको निर्धारित किया जाएगा। हाँ, कैटेगरी से मुझे एक चीज याद आया कि आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि किसमें आते हैं, या तो वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, या तो फिर क्या होते हैं वो ST में आते हैं, या वो SC में आते हैं, या क्या आते हैं वो BC1, किस में आते हैं, BC1 या आपके BC2 में आते हैं। तो थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी में है तो उसको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप SC और ST कैटेगरी से आप अपना नामांकन करवाना चाहते हो, या BC1 और BC2 से अपना नामांकन करवाना चाहते हो, यानी कि OBC के बच्चे अपना नामांकन करवाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन अगर इन केस अगर आपने नामांकन करवाते समय अगर आपने अपना जाति प्रमाण पत्र शो नहीं किया है और आप SC कैटेगरी में क्यों ना हो या आप BC2 कैटेगरी में क्यों ना हो, आपका जो रिजल्ट का जो प्रकाशन होगा वो जनरल कैटेगरी में होगा। और जनरल कैटेगरी के बच्चों को जितनी फैसिलिटी दी जाती है नंबर में,
उतनी सेम फैसिलिटी आपको दी जाएगी। यानी कि आप जिस कैटेगरी में हो वहां का जाति प्रमाण पत्र बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं रहता है तो फिर आप क्या करोगे, आप जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई करोगे और जनरल कैटेगरी का जो कटअप जाएगा उसी कटअप से क्या होगा कि आपको लिया जाएगा। और एक मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा फाइट होता है, सबसे कम जो नंबर होता है वो ST SC वालों का, और उससे थोड़ा ज्यादा जो नंबर होता है वो BC1 BC2 वालों का, और जो सबसे ज्यादा जो नंबर लाना पड़ता है वो किसको लाना पड़ता है, जनरल कैटेगरी का। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना जातीय आवास से अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई जरूर कर दें और तत्काल ही करें, ताकि 7 दिन में आपका बन जाएगा तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। मैं बार बार बता दे रहा हूं, आप बात को समझिएगा। टोटल अगर मैं बात करूं इधर मेडिकल में तो आपका जो बायो से टोटल 40 प्रश्न, हर एक प्रश्न 40 नंबर का है ना, मैंने एक प्रश्न 1 नंबर का तो 40 नंबर का, उसी तरह सबका जो होगा वो 40 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, 40 प्रश्न पूछा जाएगा। और 40 प्रश्न का एक नंबर के हिसाब से 160 प्रश्न पूछा जाएगा। नंबर बात करेंगे तो 160 का, यहाँ का भी सेम हाल है। इंग्लिश में 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक प्रश्न 1 नंबर का 40 नंबर का। जीके आपको 40 पूछे जाएंगे, तो एक जीके 1 नंबर का तो 40 जीके 40 नंबर का। जीएस 40 पूछे जाएंगे तो हर का एक 40 नंबर। और मेंटलिटी एबिलिटी टेस्ट जो है वो भी आपको पूछा जाएगा, यानी कि 160 नंबर का आपका टोटल एग्जाम जो होगा। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है कि आपको क्या सारी चीजें पढ़नी है, कौन सी क्लास की पढ़नी, मैंने आपको बता दिया। इन सारी चीजों पे क्या करना है, आपको फोकस रखना है। अब दूसरा बात, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कितना नंबर लाएंगे कि हम लोग पास हो जाएंगे, कितना लाएंगे कि हम लोग को पास आउट मिलेगा। तो मैं एक बार आपको बता दूं, देखो पूरा का पूरा क्या होता है कि आपका एबव का खेला है, यानी कि आप जितना ज्यादा नंबर लाओगे आप पास हो सकते हो। यहाँ पे पास होने का कोई फंडा नहीं है, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया सब पास है, लेकिन किनको लिया किनको जाएगा उस पर बात करेंगे ना। क्योंकि आप अगर एक भी नंबर लाते हो पास हो जाते हो, सिंपल सा बात है। अगर मान लिया जाए, अगर सपोज दैट की आकांक्षा में टोटल 360 सीट है, मान लेते हैं, ये मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, कितनी सीटें मैं बाद में बताऊंगा आपको, एक अलग से वीडियो लूंगा और उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कितना नंबर लाओगे इस बार, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि 360 नंबर है आपका, 360 सीटें हैं टोटल आकांक्षा में मान लिया जाता है, और टोटल जो है वो 1 लाख बच्चों ने क्या क्या फॉर्म भरा है। मैं कितना बात कर रहा हूं कि मान लिया जाए कि 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, और मान लिया जाए कि 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और सीटें कितनी है 360। तो आप मुझे बताओ कैसे बच्चों को लिया जाएगा, क्योंकि जितने बच्चे ने एग्जाम दिया सब पास आउट है। तो हो सकता है ना कि जो 360 बच्चे लेने हैं उनको 1 लाख बच्चे आवेदन किए हैं, तो उनको लेगा जो शुरू से लेके 1 लाख के अगर सीरियल बैठाएगा ऐसे 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 करके कि सबसे पहला फल्ला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करेगा और स्टार्टिंग का 360 बच्चों को ले लेगा। ऐसा लगता है आप लोगों को? ऐसा नहीं होता। आपकी कैटेगरी वाइज आपका सिलेक्शन होता है। क्या होता है? कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले मान लिया जाए कि 360 जो सीटें हैं इसको भी क्या करता है, ये बांटता है। कैसे बांटता है कि इसके लिए एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के कितने बच्चे लिए जाएंगे वो अलग हो गया, BC1 के बच्चे और BC2 के बच्चों को बांट दिया जाएगा, और फिर क्या करेगा, जनरल कैटेगरी के बच्चों को सीट बांट दिया जाएगा। तो 360 में कितने बच्चे जनरल का लेना है उनको करेगा, कितने बच्चे ST SC का चाहिए और कितने बच्चे BC1 BC2 का चाहिए उनको बांट देगा, और फिर क्या करेगा, सबको सीरियल बैठाएगा कि जितने भी बच्चों ने जनरल से अप्लाई किया है उनका नंबर की सबसे पहला फल्ला आया, फिर तुस्का आया, फिर ढमका आया। और उसी तरह फिर क्या करेगा कि जो भी BC1 और BC2 कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनका फिर रोल नंबर हिसाब से बैठाएगा, और जो ST और SC में आते हैं उनका भी रोल नंबर हिसाब से सबसे ज्यादा नंबर, फिर उससे थोड़ा कम नंबर, फिर उससे थोड़ा कम नंबर करके बैठाएगा, और जितनी उसकी सीट की जरूरत है उतना बच्चों को क्या करेगा, वो उठा के ले लेगा। यानी कि पूरा का पूरा आपका CML रैंक पर डिपेंड करता है। और CML रैंक क्या होगा, तो मैं बात करूंगा कि जो आपका जितना ज्यादा आप नंबर लाओगे अपने कैटेगरी में उतना ज्यादा बेटर है। तो एक मैं अप्रोक्स बता दूं कि जो ST SC जो बच्चे होते हैं, मैं बात करूंगा कि इनका ST और SC बच्चों का, तो अगर 160 नंबर का एग्जाम है तो मोटा मोटी आपको 90 प्लस नंबर, 90 नहीं ये तो बहुत ज्यादा मैंने बता दिया, ST SC का जो जाता है कटअप वो 70 से लेके 80 नंबर तक जाता है। और अभी मैं बात करूं BC1 और BC2 का, अगर मैं बात करूं तो लगभग जाएगा कितना, 85 से
85 से जाएगा आपका 110 नंबर तक का कट ऑफ जाने की संभावना है। और जो एसटी और जो आपका जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे, अगर मैं उनका कट ऑफ का बात करूं तो हर साल जो कि मैंने देखा है वो लगभग जो होता है आपका वो 90 से लेकर 90 तो मैंने कम बोल दिया, मान लेते हैं कि 95 से लेकर कितना 95 नंबर से लेके आपका एबव तक क्या होता है, मान लेते हैं एक फिक्स डाटा में देता हूं, टोटल 120 नंबर तक जो है कट ऑफ जाता है। यानी कि अगर आप SC ST कैटेगरी में हो तो लगभग 70 से 80 नंबर के बीच लाओगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप BC1 BC2 कैटेगरी में हो तो 85 से लेकर 110 नंबर तक लाओगे तो आपका सिलेक्शन होने का संभावना है। और अगर जनरल कैटेगरी में आते हो तो 95 से लेकर 120 नंबर तक लाओगे तो आपकी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि पिछले 4-5 सालों का मैंने रिकॉर्ड देखा है। तो इसी एवरेज से बच्चे को उठा जाता है, क्योंकि इससे बच्चे ज्यादा नंबर लाते नहीं है, तो यहां आपका उठा लेगा। सबसे कम नंबर में बता रहा हूं कि सबसे पॉसिबिलिटी कम है कि अगर ज्यादा कम से कम नंबर पर अगर उठाएगा तो 70 और ज्यादा ज्यादा 80, यहाँ पे 85, 110 और यहाँ पे 95 और 120 ऐसे बच्चों को उठाता है। तो ये तो पूरी की पूरी आकांक्षा की कहानी थी जो कि मैंने आपको बता दिया। और जो भी चीजें मैंने फिर से बता दूं कि पूरी की पूरी जानकारी मैंने बताया, कुछ जानकारी अगर रह गया आप कमेंट करना, मैं अगला एक वीडियो में फिर से बना दूंगा और उसमें और अच्छे से विस्तारित रूप से मैं जानकारी आपको दे दूंगा। चूंकि आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मुझे पता है कि आने वाले टाइम में आप भी अच्छे करोगे और अपना नंबर लाओगे। फिलहाल आपका बोर्ड एग्जाम है, उस पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर आपका बोर्ड एग्जाम खराब हो गया तो यहां से लाइफ आपकी क्या होगी, पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, सब्सक्राइब करें। और साथ में जो हमारी वेबसाइट है pritamacademy.com, वहां पे भी जाके विजिट करें, क्योंकि वहां पे भी आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको देखने के लिए वहां पे मिल जाता है। साथ में बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन की जो भी मटेरियल है वो पहले से अपलोड है चैनल पे, आप वहां से जाके देखो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में धीरे धीरे करवा दूंगा। और जैसे ही आपकी आकांक्षा का मॉडल पेपर आएगा उसका भी सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। और अगर आप बोलोगे जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है आकांक्षा का, उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। जा जाते एक बात कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है, और संघर्ष के शिखर पे चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चलना होता है। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो इतिहास में अगर चर्चित होना है तो माझी बनना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।